विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेट हिंदी विषय का हाई स्कूल सेट संख्या 7 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं सेट संख्या 7 जिसका पेपर कोड है 801 डीजे। प्रश्न पत्र आपका 2 खंडों में विभक्त होता है, खंड आ, खंड बा। खंड आ बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, रस मीमांसा के लेखक हैं। आ कह रहा महादेवी वर्मा, बा रामचंद्र शुक्ल, सा निराला, दा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा जो लिखा गया था वो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था, इसलिए विकल्प बा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, तितली कृत की विधा है। आ कह रहा है कहानी, बा कह रहा है जीवनी, सा कह रहा है उपन्यास, दा कह रहा है नाटक। तो तितली बहुत प्रसिद्ध नाटक है, इसलिए इसका विकल्प दा सही होगा, यह नाटक है। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। आ गांधी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, दा हिंदी साहित्य विमर्श के। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था गांधी की देन, इसलिए विकल्प आ सही होगा, तीसरे का आ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, साहित्य और कला रचना है। आ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, बा सुमित्रा नंदन पंत की, सा भगवत शरण उपाध्याय की, और दा जयप्रकाश भारती की। तो साहित्य और कला लिखा गया था भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, इसलिए विकल्प सा सही होगा, विकल्प सा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आ राधा चरण गोस्वामी, बा चतुर सेन शास्त्री, सा दौलत राम, दा धर्मवीर भारती। तो शुक्लोत्तर युग के लेखक इसमें से धर्मवीर भारती जी हैं, इसलिए विकल्प दा सही होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, रीतकालीन कवि हैं। आ केदार भट्ट, बा जायसी, सा पद्माकर, दा कृष्णदास। तो जो रीतकालीन इसमें कवि हैं कृष्णदास, विकल्प दा सही होगा। 7वां कह रहा है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। आ कह रहा है मतिराम, बा कह रहा है भूषण, सा कह रहा है घनानंद, दा कह रहा है हरिओध। तो छत्रसाल के जो रचयिता हैं वह भूषण हैं, इसलिए विकल्प बा सही होगा। प्रश्न संख्या 8 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, तार सप्तक के संपादक हैं। आ कह रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बा नरेंद्र शर्मा, सा भवानी प्रसाद मिश्र, दा केशव। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, विकल्प आ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। आ ज्ञानदीप, बा युगवाणी, सा प्रेम वाटिका, और दा यक्षणा। तो प्रश्न संख्या 9 सुमित्रानंद पंत की रचना ये लिखा गया था, ये युगवाणी सुमित्रानंद पंत की रचना है, विकल्प बा सही होगा, युगवाणी। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। आ कह रहा जीवनी, बा कह रहा भेंट वार्ता, सा कह रहा संस्मरण, दा कह रहा नाटक। तो स्मृति की रेखाएं ये संस्मरण है, इसलिए विकल्प सा सही होगा, विकल्प सा। प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव है। आ कह रहा है भय, बा कह रहा है निर्वेद, सा कह रहा है विस्मय, दा कह रहा है शोक। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, इसलिए विकल्प दा सही होगा। प्रश्न संख्या 12 पे आ जाते हैं। 12 कह रहा है पीपर पात सरिस मनडोला में अलंकार है। आ कह रहा उत्प्रेक्षा, बा कह रहा रूपक, सा कह रहा उपमा, दा कह रहा यमक। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार होगा, विकल्प सा सही होगा। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितह जानकी लखन तन। कह रहा है उपरिक्त पंक्तियों में छंद है।
आ करा रोला, बा करा सोरठा, सा करा सवैया, दा करा कुंडलियाँ। तो इस पंक्ति में जो है सोरठा छंद होगा, इसलिए विकल्प बात सही है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर में कह रहा आ कह रहा अन, बा कह रहा अन, सा कह रहा आ, दा कह रहा आ। तो अनुचर में आप ध्यान देंगे, अनु यहाँ देखिए चर से पहले अनु लगा हुआ है, इसलिए विकल्प पास सही अनु होगा, विकल्प 22 का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है प्रत्यय के प्रकार हैं। तो आ कह रहा 2, बा कह रहा 4, सा कह रहा 5, दा कह रहा 3। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित और कृदंत, इसलिए विकल्प आपका आ से हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है वेद पुराण में समास है। वेद पुराण में समास है। आ कह रहा है दिग, बा कह रहा है बहुव्रीहि, सा कह रहा है द्वंद्व, दा कह रहा है तत्पुरुष। तो देखें आप वेद पुराण पढ़ने से स्पष्ट हो जा रहा है, जिसके दोनों पद प्रधान हों। तो विकल्प आपका सा से हो जाएगा, द्वंद्व समास इसमें होगा। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। 17 में कह रहा है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। आ कह रहा है प्रमोद, बा कह रहा है प्रमुद, सा कह रहा है प्रमोद, दा कह रहा है प्रमाद। तो ये तो बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रमोद शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो प्रमोद होगा, विकल्प सा से हो जाएगा। 18 कह रहा है इत्यादि में संधि है। आ कह रहा है यड़ संधि, बा कह रहा है गुण संधि, सा कह रहा है वृद्ध संधि, दा कह रहा है जसत्व संधि। तो इत्यादि में जो संधि होगी वो होगी यड़ संधि, इसलिए विकल्प आ से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। कह रहा है फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति है। फलेन शब्द का वचन और विभक्ति पूछा जा रहा है। आ कह रहा है द्विवचन चतुर्थी विभक्त, बा कह रहा है एक वचन पंचमी विभक्त, सा कह रहा है बहुवचन षष्ठी विभक्त, दा कह रहा है एक वचन तृतीया विभक्त। तो फलेन शब्द जो है वो एक वचन है और विभक्ति इसकी तृतीया होगी, इसलिए विकल्प दा से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है आपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। आपठम, आ कह रहा है द्विवचन उत्तम पुरुष, बा कह रहा है एक वचन प्रथम पुरुष, सा कह रहा है बहुवचन मध्यम पुरुष, दा कह रहा है एक वचन उत्तम पुरुष। तो आपठम धातु का धातु जो है ये एक वचन है और पुरुष इसका होगा उत्तम पुरुष, इसलिए विकल्प दा से हो जाएगा, एक वचन उत्तम पुरुष। इस तरह से आपका जो खंडा होता है वैकल्पिक प्रश्न वो समाप्त हुआ। और अब आ जाते हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न, जहाँ से शुरू हो रहे हैं। वर्णात्मक प्रश्नों की शुरुआत हो रही है प्रश्न संख्या 1 से। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीत और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र उद्धत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चासे कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर दोनों की मित्रता खूब निभी। अब इस दिए गए गद्यांश से संबंधित प्रश्न कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम। तो ये पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब प्रश्न संख्या 2 देख रहे हैं रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो आइए रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या होगी प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक का मत है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों की रुचि और इच्छाएं एक समान हों या वह दोनों एक ही प्रकार का कार्य करते हों। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे प्रकृति और आचरण की समानता। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब अगला प्रश्न तीसरा कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। इसको देख लेते हैं।
तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि दो असमान रुचि और कार्य वाले लोगों के बीच भी मित्रता हो सकती है। इस तरह जो गद्यांश का दिया गया है इसका आंसर पूरा हो गया। खा में आते हैं, अथवा लेते लिखा जा रहा है, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपने अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। एक गद्यांश दिया गया है, अब इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है। पहला कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इस पाठ के लेखक और का नाम और पाठ का नाम। तो पाठ का नाम है इसका अजंता और लेखक का नाम है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश अजंता संसार की से लेकर के देख रहे हैं आप और वंचित ना रह सका तक है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के समान इतने प्राणवान, गतिशील जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्रकथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं। अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर पड़ा ही है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी एशिया देश भी इसके हितकारी प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका है। आशय यह है कि अजंता की चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों के कलाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब तीसरा कह रहा है अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा। कैसा प्रभाव? कल्याणकारी प्रभाव। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक गद्यांश थे, पद्यांश की बारी आ गई है। क्या कह रहा है निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सौह दे बोझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण भेष है कैसो, कि रसमय अभिलाषी, पावे गो पुन कियो आपनो, जो रे करे गो गांसी, सुनत मौन होय रहो बावरो, सूर सबे मत नासी। ये पद्यांश दिया गया है, कह रहा है उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए देखते हैं संदर्भ इसका। संदर्भ इसका है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से है? निर्गुण कौन देश को वासी और कि रसमय अभिलाषी, यहाँ तक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या है गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं, हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं, कौन उनकी माता और कौन उनके पिता हैं, कौन उनकी पत्नी और कौन उनकी दासी है, उनका रंग कैसा है, वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। आइए विद्यार्थी तीसरा प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की है। प्रश्न किया जा रहा है तीसरा। तो इसका उत्तर होगा निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में उनके किसी आकार और पहचान न होने की कठिनाई व्यक्त की है। मतलब जो निराकार है उसे कैसे जाना जाए, कैसे पहचाना जाए, यही कठिनाई जो है गोपियाँ व्यक्त कर रही हैं। अब आज अथवा पे आ जाते हैं। दूसरे के खा पे अथवा पे जहाँ पद्यांश दिया गया है चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा,
तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पात, देखो न किस भांत, काम करती वह सतत, कन 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 के चुमती अविरत। ये पद्यांश दिया गया है और इससे संबंधित प्रश्न कर रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ इसका होगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चींटी शीर्षक कविता से ली गई है। कविता का शीर्षक है चींटी और कवि इसके हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये हो गया इसका संदर्भ। प्रश्न संख्या 2 पे आ रहे हैं। 2 में कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देख लेते हैं रेखांकित अंश कहाँ से है। वह सरल विलंब से लेकर के पिपीलिका पात तक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि चींटी के सतत प्रयत्न का वर्णन करते हुए कहता है कि क्या आपने कभी ध्यान से चींटी को देखा है। वह सीधी तथा बिखरी हुई पंखत है जो काले डोरे के समान मालूम पड़ती है। वह हिल डुलकर तथा अपने छोटे से पैरों को मिलाती हुई चलती है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अगला प्रश्न कर रहा है तीसरा, कवि वह है पिपीलिका पात के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। जीवन के किस आदर्श के प्रति। तो इसका उत्तर देख लें। इसका उत्तर होगा, कवि वह है पिपीलिका पात के द्वारा जीवन की परिश्रमशीलता, किसका, परिश्रमशीलता के आदर्श के प्रति संकेत करता है। तीसरे का उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे पे प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आइए देखते हैं गद्यांश क्या दिया गया है। गद्यांश है का वाला, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी एवं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृत पंकित धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, आगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टानाच्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्त। ये दिया गया है गद्यांश और इसका संदर्भ लिखने के लिए और हिंदी में अनुवाद कर। तो आइए इसका संदर्भ देखते हैं हम लोग। संदर्भ इसका होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम है वाराणसी। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद क्या है। हिंदी अनुवाद है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाले गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफ़ेद चांदनी में बहुत शोभित होती है। असंख्य यात्री दूर दूर देशों से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के अथवा पे आते हैं, जहाँ अथवा करके एक गद्यांश दिया गया है। दोनों में से किसी एक को करना होता है, तो इसका भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद हम लोग देखेंगे। पहले इस गद्यांश को पढ़ के देख लिया जाता है क्या है। करा आम राष्ट्र दोहा यवनराज एकम इदम भारत राष्ट्रम बहून चात्र राज्यान बहवश्च शासकाः त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छस आंभिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्षम प्रमाणम। आइए इसका हम लोग देख लेते हैं संदर्भ क्या होगा। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संकलित नाटक वीरा वीरेण पूजते
नाटक का नाम है वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम है वीरा वीरेण पूज्यते। ये इसका संदर्भ हो गया। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद होगा, हाँ राजद्रोह यमनराज। भारत एक राष्ट्र है जिसमें बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। तुम्हारी मैत्री संधि उन्हें विभाजित कर भारत को जीतने की इच्छा रखती है। आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब पद्यांश दिया गया है संस्कृत का, जिसमें कहा है आपदो दूरगामी च साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा अस्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडिता। ये पद्यांश दिया गया है, संस्कृत का पद्यांश है और कह रहा है कि इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आइए इसका संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संकलित पाठ प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। पाठ का नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा और इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद होगा उसके पैर नहीं किंतु दूर चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, उसका मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, इसे जो जानता है वही पंडित है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अथवा पे आ जाते हैं। चौथे का अथवा कह रहा है, जो पद्यांश दिया गया उसको देखा जा रहा है क्या है। कह रहा है धान्याम नामुत्तम किंस्विद धना नाम स्यात् किमुत उत्तमम लाभा नाम उत्तमम किम स्यात् सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम। अब कह रहा है कि इसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के अंतर्गत संग्रहित जीवन सूत्राण पाठ से अवतरित है। पाठ का नाम है जीवन सूत्राण। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद क्या है इसका, धान्यों में उत्तम क्या है, धान्यों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है। ध्यान दीजिएगा, पहले धान्यों में पूछा जा रहा, अनुवाद होगा धान्यों में उत्तम क्या है, फिर कह रहा है धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है। ये उसका हिंदी अनुवाद हो जा रहा है। अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 5 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एक पठित खंड का मंडल वाइज अलग अलग होता है। ये इस पर मैं अलग से विशेष वीडियो बना करके उपलब्ध करा दूंगा, जो कि मंडल वाइज होगा, सभी के लिए उपयोगी होगा, सभी के लिए लाभदायक होगा। अभी फिलहाल इसे छोड़ा जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। कक्षा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। दिया गया है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा भगवत शरण उपाध्याय। तो विद्यार्थियों आपको बता दूं, ये तीनों लेखकों के जीवन परिचय मेरे पिछले वीडियो जो हैं उनमें प्राप्त हो जाएंगे आपको। आप पिछले वीडियो को देख लें, नहीं तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, इसके आप वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और फिर भी इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आपको अभी उपलब्ध करा दे रहा हूँ। तो आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय देख ले रहे हैं। देखिए, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 1884 ईस्वी में हुआ था। आपने एंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने
एमए और एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 में वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, काशी नागरी प्रचारी सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्थाओं से बराबर रहा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर आप 28 फरवरी 1963 ईस्वी में परलोकवासी हो गए। ये इनका जीवन परिचय है, संक्षिप्त जीवन परिचय, बड़ी आसानी से इसे आप एक बार पढ़ करके और समझ सकते हैं, फिर आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत संक्षिप्त में दे दिया हूँ। और एक प्रमुख रचना पूछी जा रही है, तो इनकी प्रमुख रचना जो है वह भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा। चलिए, तो ये छठवां का क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 खा पे। तो 6वां खा को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक प्रमुख रचना का नामोल्लेख कीजिए। दिया गया है तुलसीदास पहला, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा रामनरेश त्रिपाठी। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे आप, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है तुलसीदास जी। बार बार इनका जीवन परिचय पूछा जा रहा है, इसलिए इनका जीवन परिचय आप देख लें एक बार। बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ, जो कि एक बार देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा और बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखें, तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्मस्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका पालन पोषण स्वामी नरहर दास ने किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। कहते हैं कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर 1632 ईस्वी में हुई। ये इनका जीवन परिचय है, जो बहुत ही संक्षिप्त रूप में है। और इनके किसी एक प्रमुख रचना का नाम उल्लेख करने के लिए कह रहा है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेंगे। प्रमुख रचनाओं में इनकी रामचरितमानस है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वर्वे रामायण, जानकी मंगल आदि है। आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। एक श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन वो श्लोक ऐसा हो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आइए, एक बहुत ही आसान सा श्लोक आपको यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। श्लोक है दाक्ष्यम एकम पदम धर्म्यम, दानम एकम पदम यशः, सत्यम एकम पदम स्वर्गम और शीलम एकम पदम सुखम। बहुत ही आसान सा श्लोक जो बहुत आसानी से कंठस्थ हो जाएगा। दो बार 3 बार पढ़ लेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब इस संस्कृत के प्रश्न दिए गए हैं और कह रहा है इनके उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है श्वेत केतु कस्य पुत्रः आसीत्, दूसरा विश्वस्य स्रष्टा कः, तीसरा आतुरस्य मित्रम का भवत्, चौथा चंद्रशेखरा स्वापित नाम किम कथयत्। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 जो है कह रहा है श्वेत केतु कस्य पुत्र आसीत्। श्वेत केतु किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत केतु आरुण पुत्र आसीत्। मतलब श्वेत केतु जो था वो अरुण का पुत्र था। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है विश्वस्य स्रष्टा का, मतलब विश्व का, ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया, रचना किसने की, सृजन किसने किया? तो उत्तर है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरास्त, मतलब
का जो सृजन करने वाला है वो ईश्वर है। तीसरा प्रश्न कह रहा है आतुरस्य मित्रम का भवत्, मतलब रोगी का मित्र कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आतुरस्य मित्रम भिषका भवत्, मतलब जो रोगी का मित्र वैद्य होता है, भिषक यानी वैद्य होता है। चौथा प्रश्न कह रहा है चंद्रशेखरा स्वापित नाम किम अकथयत्, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या बताया? तो चंद्रशेखरा स्वापितो नाम स्वतंत्रता इत अकथयत्, मतलब चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम स्वतंत्रता ऐसा बताया। तो ये आपके जो है संस्कृत प्रश्नों के उत्तर हो गए, लेकिन ध्यान देंगे इसमें से 2 ही के उत्तर केवल देने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे पहुंच रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर इसमें से निबंध लिखना होता है। वैसे तो इसमें से काफ़ी जो विषय दिए गए हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, काफ़ी विषयों पर मतलब इसमें से आपको बताए जा चुके हैं। और इसमें जो हमें महत्वपूर्ण लग रहा है वो है विज्ञान वरदान या अभिशाप। इसका मैं इस विषय पर निबंध आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। और वैसे जो महत्वपूर्ण निबंध है या निबंध लेखन जो है उसके लिए एक अलग से विशेष वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें निबंध की जो सारी समस्याएं हैं वो एकदम समाप्त हो जाएंगी और आप बिना वैसे ही जो है निबंध लिखते चले जाएंगे अपने आप ही। चलिए, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर हम लोग निबंध देख लेते हैं। विषय हमारा विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो सबसे पहले इसकी प्रस्तावना हम लोग को लिखनी होती है। प्रस्तावना देखते हैं क्या है। देश की दूरी नापने वाली रेलगाड़ी, आकाश के वक्षस्थल पर विहार करने वाला वायुयान, टेलीविज़न और कोलकाता में व्यवसाय में बंधे मारवाड़ी नवयुवक को जयपुर स्थित उसकी प्रियतमा से प्रेम की 2 बातें कराने वाला टेलीफोन आज विज्ञान के ही आधुनिक आविष्कार हैं। ये इसका प्रस्तावना हो गया। अब आइए आगे देखते हैं व्यापकता इसकी कितनी कैसी है। तो आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं और तो और विचार की कोई गत नहीं जहाँ विज्ञान ना हो, था सभी जगह पे विज्ञान का प्रसार हो चुका है। अब विभिन्न आविष्कार तथा लाभ देखते हैं इसके। विज्ञान के प्रताप से आज दूर से दूर का स्थान भी समीप से समीपतर है। रेल, मोटर, जलयान तथा हेलीकॉप्टर आदि साधनों द्वारा कोई भी चंद्रलोक की भी यात्रा कर आया है तथा मंगललोक पर जाने की तैयारी कर रहा है। अब आते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। विज्ञान ने समय को भी अपने चंगुल से नहीं छोड़ा है। ऐसी ऐसी मशीनों का आविष्कार हो चुका है जो प्रकृति तथा मनुष्य के द्वारा एक लंबे समय में किए जाने वाले कार्यों को थोड़े समय में कर देती है। रेडियो, टेलीविज़न, तार, बेतार का तार और टेलीप्रिंटर द्वारा पलक मारते ही संसार के एक छोर के समाचार दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन आदि के द्वारा एक नवीन कायाकल्प हो गया है। ये सब तो विज्ञान के लाभ हो गए वरदान के रूप में। अब आइए अभिशाप के रूप में देखते हैं, हानि के रूप में देखते हैं। हानि क्या क्या हो रहा है विज्ञान से। उक्त विवरण से ज्ञात होता है कि विज्ञान के आविष्कार मानव के जीवन की गहराई से घुल मिलकर उसके हाथ पांव के समान ही उसके अभिन्न अंग बन गए हैं। आज विज्ञान ने असंख्य मशीनों को जन्म दिया है। प्रत्येक छोटे छोटे कार्य जैसे रुई धुनना, कपड़ा सीना, कपड़ा धोना आदि के लिए भी मशीनें मौजूद हैं। एक एक मशीन सैकड़ों और हजारों मनुष्यों के बराबर कार्य करती हैं, जिससे बेकारी की एक नई भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योग धंधों और कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया है। मशीनों से बना माल
देखने में अच्छा होता है और मूल्य में सस्ता पड़ता है। इसकी प्रतियोगिता में हाथ का बना माल भला कैसे टिक सकता है। विज्ञान ने प्रत्यक्ष रूप से प्राणी जगत को नष्ट करने के कुछ कम साधन उत्पन्न नहीं किए हैं। टैंक, डायनामाइट, रॉकेट, बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो पलक मारते ही लाखों मनुष्यों को भस्म कर डालते हैं। इस प्रकार आज विज्ञान से मानव को ही नहीं, मानवता को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। आइए इसका उपसंहार देख लेते हैं। उपसंहार होगा, इसका अंत में उपसंहार लिखना मत भूलिए। उपसंहार क्या है? अब विश्वास हुआ है कि ये वैज्ञानिक आविष्कार मानव जात के लिए अभिशाप अधिक है, वरदान कम। सत्य भी ये है कि जब से वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को सुविधा दी है और उसकी भोग की भूख को तीव्र किया है, तब से विश्व में शांति की समस्याएं पेचीदा होती जा रही हैं और उनका कोई समाधान दिखाई नहीं देता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से 2023 का ये 7 सेट जो था ये समाप्त होता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप सभी ने इन 7 सेटों को एक बार गहनता से देख लिया, पढ़ लिया, तो 70 में से 65 अंक आपके निश्चित ही पक्के रहेंगे, बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और ये मैं कहना चाहूँगा, यदि आप सभी को हमारे इन वीडियो से फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं अगर इससे मिलती हैं, तो आप हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ आप सभी को अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।